हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका 7 पेपर है, यानी पेपर नंबर जो 7 है आपका, यानी कि संस्कृत। आज जो है आपका उसका हम 2023 यानी 2023 का जो पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2017 का, 18 का और 18 का जो री पेपर हुआ था, प्लस 2019 का और 2022, इतने प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आज के हम इसमें 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को पता होगा, जो बच्चे हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम लोगों ने आपको जो सीरीज कराया हुआ है वो पुरानी सीरीज है। उसको कराने का भी एक उद्देश्य था। क्यों? क्योंकि नई सीरीज जो है ना उसमें आपके 2017-16 के प्रश्न नहीं दिए हुए हैं। इस वजह से हमने पुरानी सीरीज कराई। अब आज 2023 का जब पेपर सॉल्व कर लेंगे तो क्या करेंगे कि कल से हम फिर से जो 2024 का संस्करण है राजन सीरीज का, उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक। और आप लोगों के लिए, जो बच्चों का संस्कृत बहुत वीक है, जिनको बहुत डर लगता है, उनके लिए कम से कम चार पांच स्पेशल क्लास दी जाएगी। जो बच्चा उस क्लास को करके अच्छे से पढ़ाई कर लेगा, अच्छे से मेहनत कर लेगा, वो 25 में से 20 नंबर आराम से पा जाएगा। ठीक। जो मेन मेन टॉपिक है, जहां से आपकी 4 से 5 नंबर बनते हैं ना, वहां तक आपको अच्छे से एक एक टॉपिक की एक एक स्पेशल क्लास दे दी जाएगी। वहां से आप पढ़ के अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आपका जो पेपर 7 यानी जो संस्कृत है वो आपका 1 घंटे का पेपर होता है, प्लस आपके 25 मार्क्स होते हैं। ठीक। यानी 25 नंबर का आपका संस्कृत का पेपर होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर ले आने होते हैं। अगर आप 12 से कम नंबर ले आएंगे तो आपका बैक लग जाएगा। तो इस वजह से फर्स्ट सेमेस्टर वाले बिल्कुल ध्यान दे के पढ़े। ठीक है, बिल्कुल लापरवाही ना करें। सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 20 से 25 दिन एग्जाम में है, तो आप अभी से अगर जुट जाते हैं पढ़ाई में तो भी आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो देखिएगा, 3 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला तो वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, फिर आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है, फिर आपका लघुत्तरीय प्रश्न होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय 5 प्रश्न होते हैं, और हर एक प्रश्न के लिए आपके एक एक नंबर होते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ अब बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ज्ञ संयुक्त रूप है, यानी पूछ रहा है कि ज्ञ क्या है, यानी ज्ञ जो है वो संयुक्त रूप है। आप सभी को पता है ज्ञ जो है क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो ये जो ज्ञ है ना वो आपका किससे मिल के बना हुआ है, यह क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिएगा, आपका ज प्लस इ से मिल के बना हुआ है। छोटा सा मिस्टेक करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा। आपको ध्यान देना है कि ज के नीचे जो हलंत लगा है ना, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसका मतलब होता है आधा ज। ठीक। आधा ज और य जब मिलता है तो आपका ज्ञ बनता है। ठीक। यानी ज्ञ जो है कैसे बना हुआ है, ज प्लस य से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिय डगु शब्द बोधक है, यानी जो प्रिय डगु है यह किस शब्द का संस्कृत में अर्थ है, ये पूछ रहा है। तो बाजरे को बोलते हैं आपका प्रिय डगु। ठीक। क्या बोलते हैं? प्रिय डगु। आप सभी को मैंने पेपर सॉल्व कराया है। अगर एनालिसिस किया जाए तो आपका जो 2023 का पेपर है ना वो सबसे ज्यादा टफ है, सबसे ही ज्यादा टफ है। ठीक। तो इस वजह से अब यही आपका पेपर का बिल्कुल यही बेस रहेगा। यानी जिस प्रकार से 2023 के प्रश्न पत्र बने हुए थे वैसे ही 2024 का ही बनेगा। बिल्कुल बेसिक नहीं होगा, थोड़ा एडवांस अब पेपर बनने लगा है। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों का संस्कृत में बैक लगा था। आप जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जाएंगे ना तो आपको वहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कि थर्ड सेमेस्टर में होंगे, बट वो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देने आए होंगे, क्योंकि संस्कृत का पेपर बहुत टफ लेवल का था। इस वजह से बहुत बच्चों का बैन लगा है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है
क्वेश्चन में नद्य शब्द रूप है। तो आपका जो नद्य है वो किस चीज का शब्द रूप है? तो आपका जो नद्य है वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। ठीक, किसका है? नद्य शब्द रूप क्या है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। आपको मैंने बोला है कि सब्जियों के नाम याद कर लीजिए, फलों के नाम याद कर लीजिए, पशु के नाम, पक्षी के नाम, सबके नाम संस्कृत में याद कर लीजिए। यहाँ से 4 से 5 नंबर बनते हैं। प्लस आपका जो है 1 से लेके 20 तक की संख्या याद कर लीजिए। यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर बनता है। ठीक है। प्लस आपका जो है शब्द रूप याद कर लीजिए। यहाँ से भी आपका 3 से 4 नंबर बन जाता है। धातु रूप याद कर लीजिए, वहां से भी बनता है। हालांकि इनकी स्पेशल क्लास मैं आपको करा दूंगी ताकि आपको सारे के सारे डाटा एक ही जगह मिल जाए और आप चीजों को अच्छे से पढ़ सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है पठामी धातु रूप है। तो जो आपका पठामी धातु है यह किस धातु का रूप है? तो गम का तो होगा नहीं, गम का होता तो गच्छामी होता है ना। वध का तो है नहीं, वस का तो है नहीं, पठ पठ तो इसमें सामने ही दिख रहा है। तो आपका जो पठामी धातु है वो पठ धातु का रूप है। किसका है? पठ धातु का रूप है। ठीक, अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है तो अहम पठामी, ये क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है सह तौते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम। तो अहम के अकॉर्डिंग पठामी सही है। पठसी पठति पठता पठंति, पठसी पठत पठति पठता, पठान पठाओ पठामा, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये आपका सही है। मोहना गच्छत, ये भी सही है। महयम फलम आनया, ये भी सही है। लेकिन आपका ये जो है ये गलत है। मम सह रमेश गच्छति, ये आपका जो है अशुद्ध वाक्य, यही आपको बताना है। देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा है अशुद्ध वाक्य। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि इनका संस्कृत में नाम लिखना है, यानी सरसों का, शरीफा का, कटहल का और पीपल का, इनका संस्कृत में नाम लिखना है। तो हम देख लेते हैं। तो जो आपका सरसों है इसको बोलते हैं संस्कृत में सरसपह। क्या बोलते हैं? सरसपह बोलते हैं। शरीफा को बोलते हैं सीताफलम। ठीक, शरीफा को बोलते हैं सीताफलम। कटहल को बोलते हैं पनसम। क्या बोलते हैं? पनसम। पीपल को बोलते हैं अश्वत्थम। ठीक, अश्वत्थम। फिर से देख लेते हैं। सरसों को बोलते हैं सरसपह, शरीफा को बोलते हैं सीताफलम, कटहल को बोलते हैं पनसम और पीपल को बोलते हैं अश्वत्थ। ये आपका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित के नाम हिंदी में लिखिए। यानी आपका अब संस्कृत में दिया है, संस्कृत से आपको हिंदी में बनाना है। तो देखिएगा, प्लच को क्या बोलते हैं? तो प्लच को हिंदी में बोलते हैं पाकड़ का पेड़। ये एक वो होता है, पेड़ होता है। तो प्लच को बोलते हैं हिंदी में पाकड़ का पेड़। ठीक, पलास, पलास को बोलते हैं हिंदी में पलास। उत्तर प्रदेश का जो आपका राजकीय फूल है वह पलास ही है। ये आप सभी को पता होगा क्योंकि आप यूपी से हैं, सुपर टेट टेट की तैयारी करते हैं, सीटेट की तैयारी कर, सॉरी सीटेट में तो नहीं पूछता है, बट आपके जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, यूपी का जो स्टेट एग्जाम है वहां से क्वेश्चन बनता है। तो पलच्छा को बोलते हैं पागड़ का पेड़, पलाशा को बोलते हैं पलास, तुम्बी तुम्बी को बोलते हैं कद्दू। कद्दू यानी कोहड़ा जो होता है ना उसको संस्कृत में तुम्बी बोलते हैं। ठीक है। आपका जो नाशपाती, अमृत फलम को हिंदी में बोलते हैं नाशपाती। ठीक, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में किन्हीं 2 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो आपको जो भी पशु के नाम याद हो वो आप लिख सकते हैं। चाहे अश्व हमिस घोड़ा होता है, कुकुर हमिस कुत्ता होता है, गज हमिस हाथी होता है। ठीक है। मेष हमिस आपका भेड़ होता है, अजा मिस बकरी होती है, वृषभ मिस बैल होता है, महिषी मिस आपका भैंस होता है। तो आप जिन भी 2 पशु के नाम आपको जो इजी लगे वो याद कर लीजिए। हालांकि ये नाम बहुत टफ नहीं है, आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये एक आपकी सूक्ति है, इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचन वचन। ठीक, तो इसका अर्थ क्या होगा वो हम देखते हैं। तो हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है, यानी अगर आपके हित के लिए, ठीक, कोई आपको अगर कुछ कहता है, कुछ डांटता है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको बहुत अच्छी ही लगे। ठीक,
जैसे कि आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप अपने कैरियर के प्रति बिल्कुल जो है ईमानदार नहीं है, तो पेरेंट्स डांटते हैं बच्चों को, समझाते हैं, तो वो वचन जो होता है वो उनको अच्छा नहीं लगता है ना। तो वही कहा जा रहा है कि हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 है, विदुषा शब्द की वचन एवं विभक्ति बताइए। आपका जो विदुषा शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, ये पूछ रहा है। तो विदुषा में आपकी तृतीया विभक्ति है और एक वचन है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। ठीक है, यानी भवत शब्द का रूप लिखना है, आपके प्रथमा विभक्ति में लिखना है, पुल्लिंग में भी लिखना है और आपका स्त्रीलिंग में भी लिखना है। ठीक, देखिए 1 नंबर यहाँ का कुछ नया क्वेश्चन बना हुआ है, 1 नंबर का यहाँ पे नया क्वेश्चन बना हुआ है ना। चलिए देखते हैं। भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखना है। तो देखते हैं। देखिएगा, भवत शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति सभी वचन पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम पुल्लिंग लिंग का देख लेते हैं। तो प्रथमा विभक्ति, तो भवान भवंतो भवंतः। ठीक, भवान भवंतो भवंतः। और दूसरा है आपका भवत शब्द स्त्रीलिंग का, तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, भवती भवत्यो भवत्स। ठीक, भवती भवत्यो भवत्स, ये आपका क्या हो गया, भवत शब्द का पुल्लिंग लिंग हो गया आपका तीनों वचन में। और ये आपका क्या हो गया, भवत शब्द का स्त्रीलिंग सभी वचन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बढ़ेंगे आपके लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। ये आपके हर क्वेश्चन 2 नंबर पे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ नया। ठीक, देखिएगा, आपका ये तो मान लीजिए 5 से 15 तक की गिनती संस्कृत में लिखिए। संस्कृत के महेश्वर सूत्र को लिखिए। तो ये आपका जो महेश्वर सूत्र है ना, ये आपका 3rd सेमेस्टर का सिलेबस है। किस सेमेस्टर का, 3rd सेमेस्टर का। ठीक है, 3rd सेमेस्टर का सिलेबस है, बट ये आपका इसने पूछ लिया है। प्लस ये वाला जो क्वेश्चन आया था, ये भी बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत दिया था। संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य लिखने थे, वो भी संस्कृत में लिखने थे। किस में लिखने थे, संस्कृत में लिखने थे। यानी संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, उस पे आपको 5 वाक्य लिखना था, वो भी संस्कृत में। तो ये सब आपके देखिए, 2 2 4 एक, यहाँ से ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का 4, 1 नंबर का ये 5, प्लस एक आपका अशुद्ध वाक्य पूछा था 6। 6 नंबर का कुछ डिफरेंट पूछा था। ठीक, बाकी तो रिपीटेड ही क्वेश्चन थे, लेकिन जो आपके क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल नए मिले हुए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका लघु उत्तरी, जो कि है 5 से 15 तक की गिनती संस्कृत में लिखना है। तो देख लेते हैं, 5 से 15 तक की गिनती संस्कृत में लिखना है। तो 5 को पंच, 6 को षड, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश, और 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश और 15 को पंचदश। ठीक, 1 से 20 तक की गिनती को 3 से 4 बार लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए, और अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 13, कि संस्कृत के महेश्वर सूत्र लिखने थे। तो आप सभी को नहीं पता होगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से आप सभी को ये नया लग रहा होगा। हालांकि जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, या तो फिर और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें संस्कृत पूछा जाता है, तो वहां पे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो देखिएगा, संस्कृत में आपके महेश्वर सूत्र टोटल 14 होते हैं। तो वो कौन कौन सा है, पहला है आपका अई उड़, दूसरा है रिलिक, ठीक, तीसरा है ए अंग, चौथा है ए औच, ठीक, पांचवा है वरट, छठा है लड़, सतवा है इयम अंग अड़नम, ठीक, आठवां है आपका झ ब ठीक। ऐसे जैसे आप बार बार जब पढ़ेंगे ना, तो आपको एक प्रोनाउंसिएशन बन जाएगा कि ये झबई पढ़ेंगे, मतलब कि आपको याद करने का एक ट्रिक हो जाएगा। नौवा है आपका घड़धश, 10वां है आपका जब गणदश, ठीक, 11 है आपका खफ छठे चट कब, 12वां है आपका कपय, 13वां है आपका शर, और 14वां है आपका हल। ठीक,
फिर से देख लेते हैं, टोटल आपके 14 महेश्वर सूत्र होते हैं, जिसको आपके पाणिनि जी ने दिया था। तो 14वां महेश्वर सूत्र कितने हैं वो हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। आई उड़ ऋलिक ए अंग ए औच हयावरट लड़ इयमंगनम झबई घड़धस जब गड़दस खप छटे चटतर कपय शशर हल। ठीक, ये आपके संस्कृत की 14 महेश्वर सूत्र हैं। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछ रहा था, आपका क्या पूछ रहा था देख लेते हैं। पूछ रहा था संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। तो आपको जो भी समझ में आए आप वो लिख सकते हैं। तो देखिएगा, पहला महत्व क्या है, संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतम भाषा अस्ति। जो संस्कृत की भाषा है वो विश्व की सभी भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा है। ठीक, दूसरा है सर्वासामेताशा भाषणाम ये जननी, यानी सभी भाषाओं की जो जननी है वो आपकी संस्कृत ही है। ठीक, अगला है इयम भाषाएं महत्व विदेश राज्यस्व प्रसिद्ध, यानी इस भाषा का जो महत्व है वो सभी विदेशों में बहुत ही फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। अगला है आपका संस्कृत भाषाएं जीवनस्य सर्वसकारेषु सर्वशकारेषु संस्कृतस्य प्रयोग भवति। ठीक, अगला है आपका वेदा रामायण महाभारत भगवत गीता इत्यादि ग्रंथ संस्कृत भाषाएं एवं विरचितानि। कहने का मतलब यह है कि वेद हो गया आपका, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, भगवत गीता हो गया, ये सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही पहले लिखे गए हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है, 5 के 5 आपकी संस्कृत का जो महत्व है उस पे जो है वो लिखा गया हुआ है। तो फिर से देख लेते हैं, आपके संस्कृत भाषा पे 5 महत्व लिखना था, वो भी संस्कृत में ही लिखना था। तो फिर से देख लेते हैं, संस्कृत भाषा विश्व से सर्वासु भाषासु प्राचीनतम भाषा अस्ति। दूसरा है आपका सर्वासामेताशा भाषणाम इय जननी। फिर तीसरा है आपका इयम भाषायाम महत्व विदेश राज्येष्वपि प्रसिद्ध। चौथा है आपका संस्कृत भाषा जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। ठीक, अगला है आपका वेदा रामायण महाभारत भगवत गीता इत्यादि ग्रंथ संस्कृत भाषाएं एवं विरचिता। ठीक, ये आपका 5 जो है संस्कृत भाषा का महत्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए, यानी आपकी जो संस्कृत शिक्षण की विधि है उनका उल्लेख करना है। तो आपका ये 2 नंबर का है ना, इसको थोड़ा डिटेल में अच्छा देखिएगा। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियां पूछा है, तो आपकी 3 विधियां हैं। प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, दूसरा है आपका व्याख्यान विधि और तीसरा है आपकी कहानी विधि। इनके बारे में एक एक लाइन आप लिख देंगे, ठीक है, तो आपका 2 नंबर अच्छे से मिल जाएगा। तो संस्कृत शिक्षण की जो प्रमुख विधियां है वो कौन कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्यान विधि है और आपकी कहानी विधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं, यानी अनुकरण वाचन क्या होता है और सस्वर वाचन क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देख लेते हैं अनुकरण वाचन क्या होता है, पहले उसको समझिएगा। वाचन होगा ना, वचन नहीं होगा, इसको सही कर लेते हैं। अनुकरण में होता है कि जो मतलब कि दोहरा पीछा करना एक तरह से। ठीक, यानी कि अगर आपके टीचर जो चीजें बोल रहे हैं उन्हीं को आप रिपीट करिए तो वही आपका अनुकरण होता है। तो देखते हैं, किसी के वाचन के बाद उसी प्रकार वाचन करना अनुकरण वाचन कहलाता है। यानी कोई अगर जो बोल रहा है आप उसी को दोहराइए तो वो आपका क्या कहलाता है, अनुकरण वाचन कहलाता है। ठीक, अनुकरण वाचन क्या है, किसी के वाचन के बाद उसी प्रकार वाचन करना आपका अनुकरण वाचन कहलाता है। ठीक, अगला है आपका सस्वर वाचन। सस्वर वाचन क्या होता है, स्वर सहित पढ़ना, यानी कि सस्वर क्या होता है, जो बोल बोल के पढ़ते हैं ना उसी को बोलते हैं सस्वर। तो स्वर सहित पढ़ना सस्वर वाचन कहलाता है। ठीक, बोल के ऊंचे स्वर में पढ़ना ही आपका सस्वर वाचन कहलाता है। ये आपका पता है,
यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं 2 नंबर का, तो आपको हिंदी में भी सेम यही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है, संस्कृत में लिंग के भेद को 100 उदाहरण लिखिए। यानी आपके संस्कृत में कितने लिंग होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है और आपको उदाहरण के साथ लिखना है। तो देखिएगा, संस्कृत में आपके लिंग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आपके पुल्लिंग लिंग हो गए, स्त्रीलिंग हो गए और आपके नपुंसक लिंग हो गए। ठीक, संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग लिंग, स्त्रीलिंग और आपके नपुंसक लिंग। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पुल्लिंग लिंग, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग लिंग कहते हैं। यानी कि पुल्लिंग लिंग क्या है? जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग लिंग कहते हैं। उदाहरण जैसे नर, राजन, राम, बालकः आदि, ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग लिंग। ठीक है, अब देखेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे कहते हैं आपके, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण रमा, बालिका, हाँ, ये सब क्या है? आपके स्त्रीलिंग। ठीक, अगला है आपका नपुंसक लिंग। तो देखिएगा नपुंसक लिंग क्या होता है? तो जिन शब्दों से न पुरुष न स्त्री जाति का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग यानी नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, यानी निर्जीव वस्तु। ठीक है, क्या होता है वो? निर्जीव वस्तु, यानी जिनमें जान नहीं होती। तो जैसे आपका उदाहरण में क्या हो गया? फल हो गया, पुस्तक हो गया, ये सब क्या है? आपका पेन हो गया, यानी सॉरी कलम हो गया। ये सब क्या है? आपके नपुंसक लिंग है। 3 लिंग होते हैं, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और आपके नपुंसक लिंग। ठीक, पुल्लिंग लिंग में क्या होता है? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्रीलिंग का स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिन शब्दों से न पुरुष न स्त्री जाति का बोध होता है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए, अनुवाद जो भी आया हुआ था ना उसका भी लेवल बहुत ही एडवांस था। पहले सिर्फ यही पूछा था, राम पढ़ता है, पत्ते गिरते हैं, इसी तरह का आता था। लेकिन अब देखिए इसका लेवल जो है वो थोड़ा एडवांस हुआ है। तो गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। ठीक, तो इसका संस्कृत में क्या होगा? गणेशाय मोदकम रोचते। ठीक, क्या होगा? गणेशाय मोदकम रोचते। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको संस्कृत में अनुवाद सीखना है या अनुवाद आपको, अगर आपको अनुवाद नहीं आता है, आप चाहते हैं आप अनुवाद सीखना, तो उसके लिए आपको 3 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, शब्द रूप का, धातु रूप का। ठीक है, शब्द रूप का, धातु रूप का और किसका? आपको विभक्तियों का, विभक्ति का ज्ञान होगा, तभी आप संस्कृत में अनुवाद कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन ने पूछा ना कि गणेश को लड्डू अच्छे लगते, तो गणेश को यानी प्रथमा ने द्वितीया को, द्वितीया विभक्ति है। तो जिस तरह बालकाय बनता है उसी तरीके से गणेश को क्या बन जाएगा? गणेशाय बन जाएगा। आपके लिए जो है क्लासेस कराई जाएंगी जो कि अनुवाद का होगा, शब्द धातु रूप का होगा, प्लस आपका जो है ये संख्या से संबंधित होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कराई जाएंगी, परेशान मत होइए। बस ये है कि आप अपने से मेहनत करेंगे, जो पढ़ाया जाएगा उसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ही उसका अर्थ निकलेगा। बार बार आपको सिर्फ क्लास कराई जाएंगी, आप अपनी तरफ से नहीं मेहनत करेंगे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए देखते हैं। गणेशाय यानी गणेश को, लड्डू, लड्डू को बोलते हैं मोदकम। क्या बोलते हैं? मोदकम। तो मोदकम रोचते, बोल रहा है ना कि गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो गणेशाय मोदकम अच्छे लगने का होता है रोचते, गणेशाय मोदकम रोचते। ठीक, अगला है आपका गुरु को नमस्कार है। ठीक, क्या है? गुरु को नमस्कार है, यही है ना आपका। दे रहा है गुरु को नमस्कार है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? गुरुवे। ठीक है, गुरुवे नमस्कारम। ठीक, चलिए देखते हैं, आगे देख लेते हैं। गुरुवे, सॉरी, गुरुवे नमः, क्या हो जाएगा? गुरुवे नमः। फिर आपका अगला था, राम पढ़ने के लिए काशी जाता है।
तो पढ़ने के लिए, देखिए के लिए लगा हुआ है, तो के लिए किस विभक्ति का है, उसी के अकॉर्डिंग हम पठ के साथ वो लगाएंगे। राम का रामा हो जाएगा, पढ़ने के लिए का हो जाएगा पठनाय, काशी हो जाएगा जाना, जाने का क्या हो जाएगा गच्छति हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है आपका श्याम पिता के साथ गया, तो श्याम पिता के, तो पिता के क्या हो जाएगा पितृण ना, श्याम पितृण सह अगच्छत। ठीक, श्याम पितृण सह अगच्छत, ये आपका था अनुवाद। तो आज हमने 2023 का पेपर जो है वो बिल्कुल फिनिश कर लिया है। अब हम कल से क्या करेंगे, जो राजन सीरीज है ना 2024 का नया संस्करण जो आया है उसको हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि ये जो हम आपने आपको सॉल्व कराए हैं वो पुरानी सीरीज है। कौन सी सीरीज है, पुरानी सीरीज है। उसको कराने का एक उद्देश्य ये था कि आपको बहुत पुराने क्वेश्चंस भी मिल जाए, 2015 तक के क्वेश्चंस आपको मिल जाए। तो वो हो गया कंप्लीट, आपके 17, 18, 19, ठीक 22, 23 का पेपर भी सॉल्व हो गया है। अब हम पढ़ेंगे आपकी 2024 का जो राजन सीरीज है उसको सॉल्व करेंगे, प्लस आपकी जो जहां से आपके 3 नंबर के 4 नंबर के, जहां से मेन मेन टॉपिक से ज्यादा नंबर मिलते हैं उन सब चीजों की स्पेशल क्लास आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी है कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जो बच्चे नए हैं वो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।